नमस्कार, सप्तर्षि फाउंडेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, आज हम हमारे लेक्चर सीरीज के अगले पड़ाव पे जा रहे हैं और इस पड़ाव में हम निरामय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो केंद्र सरकार की योजना है उसके बारे में सविस्तर जानेंगे। निरामय हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा इतिहास और कानून की जानकारी लेने चाहेंगे। इसमें आप देखेंगे कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में एस्टैब्लिश हुआ। उससे पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में ऑलरेडी एस्टैब्लिश था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को क्यों ऐसा लगा कि ये अलग सा कानून बनाया जाए। गवर्नमेंट को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि दिव्यांगजनों में भी मेंटल रिटार्डेशन यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और मल्टीपल डिसेबिलिटी, इन जो दिव्यांगजन हैं इनकी समस्या और भी गहरी है और भी ज़्यादा परेशानी वाली है। तो गवर्नमेंट को शायद लगा कि इसके लिए कुछ अलग सुविधा या अलग कानून बनाया जाए, तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट का 1999 में जन्म हुआ। अभी आप बोलेंगे कि निरामय योजना और नेशनल ट्रस्ट एक्ट का ये क्या मसला है। तो ये मसला है कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट में ही ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी, इन दिव्यांगजनों के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण हुआ। जब निरामय हेल्थ इंश्योरेंस का लगभग 2008 में जन्म हुआ, तो उस वक्त ये योजना पहले कैशलेस के तौर पे इम्प्लीमेंट हुई। और कैशलेस योजना में ऐसा रहता है कि हम एक कार्ड जनरेट होता है, वो कार्ड हॉस्पिटल में दिखा के, जो टाइप हॉस्पिटल है, जो इंश्योरेंस कंपनी ने टाइप किया हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके हमको पैसे बिना भरे हुए इलाज करना पड़ता है और उसके पैसे गवर्नमेंट के ओर से इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पे करती है और बेनिफिशियरी को यानी दिव्यांगजनों को पैसा भरना नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ कारणवश ये योजना कैशलेस से रीइंबर्समेंट में कन्वर्ट हुई और इसमें हमें पहले खर्चा करना पड़ता है और उसका बाद में हमको खर्चा मिलता है। अभी आप ये जानना चाहेंगे कि निरामय योजना गवर्नमेंट ने क्यों शुरू की, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आमतौर पे भी मिलता है। तो बिल्कुल हम आपको इस प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे कि निरामय हेल्थ इंश्योरेंस आने से पहले स्पेशल लोगों को या स्पेशल बच्चों को जो दिव्यांगजन हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलने में बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि IRDA यानी कि भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण, इसके द्वारा जो हेल्थ इंश्योरेंस के मूलभूत प्रक्रिया या मूलभूत जो नियम बनाए गए थे उसमें दिव्यांगजनों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलने में काफ़ी दिक्कतें आती थी। आज भी कुछ हद तक वो दिक्कतें आ रही है। तभी गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि इन बच्चों के लिए, इन व्यक्तियों के लिए कुछ अलग सा हेल्थ एक्सपेंस मिलने के लिए प्रोविज़न बनाए जाए। और हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं केंद्र सरकार का या नेशनल ट्रस्ट का कि जिन्होंने ऐसे ही पहल की। इस पहल के अंतर्गत हम सविस्तर में जानेंगे कि इस योजना में क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं। तो निरामय हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट चार्ट हम विस्तार से जानेंगे। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि निरामय हेल्थ इंश्योरेंस का कुल बीमा राशि कितनी मिलती है। तो उसका जवाब है 1 लाख रुपए। जी हाँ, तो 1 लाख रुपए जो योजना 2008 से आज तक, उसकी कुल बीमा राशि हर साल एक बच्चे को 1 लाख रुपए की मिलती है। लेकिन आप बोलेंगे कि अब 1 लाख रुपए रैंडमली मिलती है क्या? नहीं। तो 1 लाख रुपए में उस पे सारे सब लिमिट्स और अलग तरह से खर्चे का विभाजन किया गया है। वो विभाजन ऐसा है, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, अगर हॉस्पिटल में हम एडमिट होते हैं और उसका सर्जरी करना पड़ता है और सर्जरी की वजह से उसका हॉस्पिटलाइजेशन होता है बच्चे का, तो 40,000 रुपये तक का हमको हेल्थ इंश्योरेंस का कवर मिलता है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है लेकिन किसी भी प्रकार की सर्जरी या ऑपरेशन नहीं होता है, तो उस स्थिति में 15,000 तक का प्रावधान किया गया है। आगे डेंटल एक्सपेंस, तो इस योजना में थोड़ा सा अलग चीज़ बनाया गया है, जिसमें आप आमतौर पे देखेंगे कि डेंटल एक्सपेंसेस किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं मिलता है। लेकिन इस हेल्थ इंश्योरेंस में छोटे पैमाने पे 4,000 तक का प्रोविज़न इसमें डाला है कि डेंटल एक्सपेंस भी आप क्लेम कर सकते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि अपने बच्चों को OPD एक्सपेंसेस, उसको रेगुलर हॉस्पिटल में एडमिट किए बगैर भी काफ़ी सारा खर्चा होता है।
और उसमें डॉक्टर की फीस देनी पड़ती है, हॉस्पिटल से आप मेडिसिन लाते हो बिना एडमिट हुए, मेडिसिन का खर्चा होता है, अलग अलग टेस्ट आपको बताई जाती है। तो इन सभी के लिए जो एलोपैथी ट्रेडिशनल मेडिसिन है एडोपैथी वाली, उसके लिए 15,000 का प्रावधान किया है, जिसमें आप डॉक्टर की फीस दे सकते हैं, आप फार्मेसी से मेडिसिन ले सकते हैं और आप जो भी टेस्ट आपको सजेस्ट की जाएगी, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसका आप खर्चा ले सकते हैं, जिसका कुल बीमा राशि है 15,000 रुपये। हमारे बच्चों को थेरेपीज रूटीन बेसिस पे ऑनगोइंग थेरेपीज लगती है, जैसे फिजियोथेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। इन सब थेरेपीज के लिए भी एक बड़ा सा प्रावधान 20,000 रुपये का किया गया है, जो आप सालाना ले सकते हो। आगे जाके हम आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, इस तरह की जो अल्टरनेटिव पैथी है, जो एलोपैथी के अलावा और जो पैथियाँ है, जैसे मैंने बोला आपको आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, इन सभी पैथियों के लिए छोटा सा एक 4,000 का प्रोविजन प्रावधान किया गया है। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, जी हाँ, तो आप अगर एम्बुलेंस से जाते हो आते हो हॉस्पिटल में एडमिट करते वक्त, तो आपको ट्रांसपोर्ट के लिए भी 2,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। तो 1,00,000 रुपये की जो कुल बीमा राशि है, उसका ब्रेकअप सबलिमिट द्वारा आपको अभी बताया गया है। तो आपका अगर सवाल होगा कि हमारे बच्चे को अगर एडमिट करते हैं और सर्जरी होती है और उसका 1,00,000 रुपये खर्चा आता है, तो हमको कितना पैसा मिलेगा? तो उस स्थिति में आपको 40,000 रुपये मिलेंगे, ना कि 1,00,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप ये सारी कुल सब लिमिट को इकट्ठा कर ले और उसका अगर आप टोटल कर ले, तो वो टोटल आएगी 1,00,000 रुपये। तो इस तरह से ये 1,00,000 रुपये की कुल बीमा राशि बनती है। मित्रों, अभी आपका सवाल होगा कि इस योजना में अगर हमें एनरोलमेंट करना है तो क्या कागजात लगेंगे? तो इस तरह से कागजात लगेंगे। पहले आधार कार्ड, जो बच्चा है, जो दिव्यांगजन है, उसका आधार कार्ड, उसका फ़ोटो, उसका UDID, जी हाँ, UDID, वैलिड UDID कार्ड होना बेहद आवश्यक है। उसके अलावा ये सबमिशन या रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही बच्चे का बैंक डिटेल होना, अगर बच्चा अकेला बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में बच्चों का पेरेंट के साथ जॉइंट बैंक डिटेल भी चल पाएगा। तो इस बच्चे का बैंक डिटेल होना जरूरी है। तो बंधुओं, अभी आपका सवाल होगा कि हमने एनरोलमेंट तो कर डाला, हेल्थ कार्ड भी जनरेट हुआ, आगे क्या करना है? तो जी हाँ, आगे की प्रक्रिया ऐसी है कि हमारा जो खर्चा हुआ है वो हमें एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में, जिसकी गाइडलाइन हम भी बनाई है, गवर्नमेंट ने बनाई है, उस गाइडलाइन के तहत आपको सारे खर्चे के डॉक्यूमेंट या कागजात क्लेम के आपको संभाल के रखने हैं। और उसको एक क्लेम फॉर्म रहता है, प्रिस्क्राइब्ड क्लेम फॉर्म होता है। उस प्रिस्क्राइब्ड क्लेम फॉर्म के साथ सारे कॉमन डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल, हेल्थ कार्ड, ये सारे जोड़ के आपके नज़दीकी जो भी TPA की ब्रांच होगी, अभी फ़िलहाल के लिए इस साल के लिए रक्षा TPA नामक संस्था है जिसको ये काम दिया गया है। तो आपके शहर के नज़दीकी जहाँ पे भी ये रक्षा TPA की ब्रांच है, उस ब्रांच में जाके आपको ये क्लेम सबमिट करने हैं। क्लेम सबमिट करने के बाद अगर क्लेम के डॉक्यूमेंट क्लेम अथॉरिटी को ओके लगे, बिल्कुल ठीक लगे, तो आपका जो क्लेम का अमाउंट है वो बच्चे के खाते में जमा हो जाएगा। अगर उसमें कुछ क्वेरीज निकलती है, उसमें कुछ उनको और कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, तो उस तरह से आपको बताया जाता है। उसके बाद आप अगर 15 दिन के भीतर उस सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो, जमा करते हो, तो आपका क्लेम आने वाले समय में सेटल होता है। अगर इस योजना के विषय में और आपको सविस्तर में जानना है या आपके कुछ प्रश्न हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आपका सवाल पूछ सकते हैं। बंधुओं, सप्तर्षि फाउंडेशन ये जो समग्र दिव्यांग अभियान चला रहा है, वो अभियान आपके सहयोग से और भी बेहतर हो सकता है। इस बेहतरी के लिए, ये जुड़ने के लिए आप हमारे साथ वॉलंटियर हो सकते हैं या आर्थिक रूप से सहयोग देके हमको मदद कर सकते हैं। सहयोग देने के लिए साथ में दी गई बैंक डिटेल में आपकी इच्छा के अनुसार स्वेच्छा से आप सहयोग राशि दे सकते हैं और हमें सहयोग कर सकते हैं। ऐसे ही नए नए विषयों की जानकारी आपको अगर प्राप्त करनी है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप उसको लाइक और शेयर बिल्कुल कीजिए। आपको कुछ प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं।